कुशल हूँ आईसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 1.4 देखेंगे जिसमें हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हमने पिछले मॉड्यूल में देखा कि काफ़ी सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका लिमिट्स निकालने के लिए हमें डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना होता है। और डिफरेंशिएशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज। यानी कि हमारा हमारा अगर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स अगर कांस्टेंट है, सपोज हमने ये ड्रॉ किया एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स अगर कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एक्स का रेट ऑफ चेंज 0 होगा हर एक्स पे। लेकिन अगर एफ ऑफ एक्स अगर कांस्टेंट नहीं है, अगर वो वेरी कर रहा है कुछ किसी भी आर्बिट्ररी तरीके से, तो हर पॉइंट पे उसका रेट ऑफ चेंज भी चेंज हो रहा है। क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि किसी पॉइंट पे वो बढ़ रहा है, किसी पॉइंट पे वो डिक्रीज हो रहा है, कहीं पे वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग पे चेंज हो रहा है। तो हर पॉइंट पे जो एफ ऑफ एक्स का जो रेट ऑफ चेंज है वो भी चेंज हो रहा है। तो इस रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट कैसे किया जाए? तो रेट ऑफ चेंज जो होता है यूजुअली वो हम रेशियोज के माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। रेशियोज किस चीज का? इसका एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं एक स्ट्रेट लाइन के माध्यम से। सपोज हमारा कोई अगर फंक्शन है जो कि एक सिंपल स्ट्रेट लाइन है, सपोज ये हमारा टाइम है और ये है हमारा डिस्टेंस। तो सपोज डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज अ स्ट्रेट लाइन अगर चेंज हो रहा है और मैं आपसे पूछूं कि इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, सो जैसा कि हम जानते हैं बेसिक फिजिक्स से कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है उसे वेलोसिटी कहा जाता है। तो इस सिस्टम की वेलोसिटी में अगर आपसे पूछूं तो आप कैसे निकालेंगे? आप लेंगे कि किसी भी एक टाइम t1 पे आप देखेंगे कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना था, d1। फिर यहाँ पे हमने कोई और एक टाइम लिया t2 और वहाँ पे हमने इसका देखा डिस्प्लेसमेंट d2, और इसकी जो स्पीड होगी वो होगी इस t1 से t2 टाइम इंटरवल में उसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी कि जो इस सिस्टम की वेलोसिटी है दैट विल बी d2 माइनस d1 बाई t2 माइनस t1, और इसे हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है अगर वो स्ट्रेट लाइन है तो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमें बहुत काम आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी कि वेलोसिटी कैलकुलेट करने में। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है अगर वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो अगर हम कुछ आर्बिट्ररी फंक्शन लेते हैं जैसा कि हमने ऊपर ड्रॉ किया था कि जो इस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ आर्बिट्ररी वे में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम अगर वही सेम प्रोसीजर अगर अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे सपोज हम t1 लेते हैं और यहाँ पे सपोज d1 था, और यहाँ पे सपोज हम t2 लेते हैं और यहाँ पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था वो d2 था। तो यहाँ पे अब अगर हम वही सेम d2 बाई d1 d2 माइनस d1 बाई t2 माइनस t1 का इसी फॉर्मूले को हम अगर यहाँ पे अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा कि t1 माइनस t1 से t2 का जो टाइम है उसमें पार्टिकल ने जो मूव किया d1 से d2, तो वहां पे उसकी एवरेज स्पीड कितनी थी। हमें इस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी टाइम t1 से t2 तक की एवरेज स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन हम अगर जानना चाहते हैं कि t1 टाइम इंस्टेंट पे वो सिस्टम किस स्पीड से मूव कर रहा था, तो वो हमें इस सिंपल वे को यूज करके नहीं आएगी। हमें इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा? जैसा कि आप सोच सकते हैं कि हम अगर t1 टाइम पे उस सिस्टम की वेलोसिटी या स्पीड अगर जानना चाहते हैं
तो T1 और T2 को बहुत पास में होना पड़ेगा, क्योंकि अगर T1 और T2 अगर बहुत दूर हैं तो उनके बीच में बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं और उन चेंजेस को हम इस सिंपल फॉर्मूला के द्वारा कैप्चर नहीं कर सकते हैं। यानी कि हमें एक पॉइंट यहां पे चुनना होगा, इसे हम सपोज कुछ T1 प्लस डेल्टा T डिनोट करें, जहां पे हमें उस सिस्टम के डिस्प्लेसमेंट को लेना होगा और इस डेल्टा T को हम जितना छोटा कर सकें, हमारी उस इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू उतनी ही एक्यूरेट आएगी। यानी कि हमारा जो वेलोसिटी है एट टाइम T1, उसे हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट एट टाइम T1 प्लस डेल्टा T माइनस डिस्प्लेसमेंट एट T1 डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा T। सो डेल्टा T इज इक्वल टू T1 प्लस डेल्टा T माइनस T1, बच जाता है डेल्टा T। तो इस इक्वेशन में हम जब लिमिट ऑफ डेल्टा T टेंडिंग टू 0 जब लेते हैं तो हमारा उस टाइम इंस्टेंट का इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास आ जाता है, और इस फंक्शन को हम डिनोट करते हैं एज द डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी प्राइम ऑफ टी। यूजुअली ये जो प्राइम का नोटेशन है वो डेरिवेटिव को शो करने में काम आता है, डी प्राइम ऑफ टी एट टी इज इक्वल टू T1। तो अगर किसी फंक्शन का हमें अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो हमें ये बेसिक डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा और उसका लिमिट निकालना पड़ेगा, जिससे हमें डेरिवेटिव की वैल्यू पता चल जाएगी। उसी तरीके से जैसे हमारा ऊपर ये f ऑफ x फंक्शन था, तो हमें अगर f ऑफ x का रेट ऑफ चेंज अगर निकालना है तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम कोई पॉइंट x1 लेंगे और उसी के पास में एक x1 प्लस डेल्टा x पॉइंट लेंगे और उन दोनों पॉइंट पे जो f ऑफ x की वैल्यूज है निकालेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा x से डिवाइड करेंगे और फिर लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 लेंगे। यानी कि हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x1 प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। ये हमारा हो जाएगा f प्राइम ऑफ x एट x इज इक्वल टू x1। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ x। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि हमारा ये फंक्शन डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन था वो डिफाइंड था विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएबल। तो यहाँ पे हम जब ये प्राइम लिख रहे हैं तो दैट इज डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन यहाँ पे जो हमारा f है उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो है x। तो यहाँ पे हम जब डेरिवेटिव का सिंबल लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो हम डेरिवेटिव ले रहे हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू x। सो ये वेरिएबल जो भी होता है ब्रैकेट्स के अंदर में, डेरिवेटिव हमेशा उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होता है। अगर आप किसी और वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपको वो एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। और वो एक्सप्लिसिटली कैसे बताया जाएगा? तो ये हमारा जो f प्राइम ऑफ x है इसे आप df बाई dx भी लिख सकते हैं। ये अलग तरीका है डेरिवेटिव को डिनोट करने का। तो आइए देखते हैं कुछ सिंपल फंक्शंस के लिए ये डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसा कि हमने देखा पिछले पेज में कि अगर हमें f प्राइम ऑफ x कैलकुलेट करना है यानी कि df बाई dx, तो हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिट के द्वारा, लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई डेल्टा x। तो हम अगर एक सिंपल फंक्शन अगर लेते हैं सपोज साइन ऑफ x, सो इफ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो हमारा df बाई dx will be equal to limit delta x tending to 0 sin of x plus delta x minus
साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब यहाँ पे हमें पता है कि साइन ए माइनस साइन बी का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करके हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो हमारे पास आएगा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब साइन ऑफ ए माइनस साइन ऑफ बी का फॉर्मूला हम अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स बाई 2 होल थिंग डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। तो अब यहाँ पे हमारा ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, और लेकिन ये यहाँ पे जो x है और यहाँ पे जो x है वो ऐड होके 2x हो जाएगा, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंडिंग टू 0 टू cos ऑफ x प्लस डेल्टा x बाई 2 इंटू साइन ऑफ डेल्टा x बाई 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा x। अब हम थोड़ा सा इसको अलग तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो 2 है उसको हम नीचे ले जाके डेल्टा x बाई 2 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे इस 2 को इरेज कर देते हैं और यहाँ पे हम डेल्टा x बाई 2 लिख देते हैं। अब हमारा ये जो लिमिट है इसे कैलकुलेट करना बहुत आसान है। अगर डेल्टा x को हम अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि x प्लस 0 अगर करेंगे तो बच जाएगा x, यानी कि ये जो टर्म है इसमें हम अगर लिमिट लगाएंगे तो वो हो जाएगा cos ऑफ x। अब बात रही इस टर्म की, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा x को अगर 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म में आ जाता है। लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि इस लिमिट की वैल्यू हम पावर सीरीज को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, और हम अगर ऐसा करते हैं तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1, यानी कि इस प्रोडक्ट का जो फाइनल लिमिट है वो हो जाएगा इक्वल टू cos ऑफ x, यानी कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos ऑफ x। और ये जो तरीका हमने अपनाया डेरिवेटिव निकालने का, इसे कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप्रोच। अगर कोई भी फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव आप नहीं जानते हो तो आप ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर यूज करके उसका डेरिवेटिव आप निकाल सकते हैं। अब हम अगर sin x की जगह अगर cos x ले तो मैं डिटेल डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, वो आप खुद से कीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ cos x करते हैं तो उसका जो डेरिवेटिव है वो आएगा माइनस साइन x। इसे भी निकालना बहुत आसान है, और एग्जैक्टली यही प्रोसीजर जो हमने ऊपर किया है इसी प्रोसीजर को यूज करके आप इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। अब जो डेरिवेटिव होता है उसके साथ में एक और कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड होता है जिसे कहते हैं इंटीग्रेशन, जो कि डेरिवेटिव का एक तरह से ऑपोजिट होता है। अब ये कॉन्सेप्ट क्या होता है? इस कॉन्सेप्ट का बेसिक मतलब यही है कि सपोज हमने कोई एक फंक्शन लिया, सपोज f ऑफ x, और उसको हमने डिफरेंशिएट किया या उसका डेरिवेटिव लिया, और डेरिवेटिव लेने के बाद में ये बन गया फंक्शन g ऑफ x, यानी कि f ऑफ x से g ऑफ x पे जाने के लिए हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ा। या हमें उसका डेरिवेटिव लेना पड़ा। इसकी जगह पे सपोज हमें g ऑफ x दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि वो कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने से हमें g ऑफ x मिलता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। So the derivative of f of x is g of x and the integral of g of x is f of x। यानी कि हम इसे
इस तरीके से लिख सकते हैं that this implies f of x is equal to integral of g of x dx। ये एक नोटेशन है। इस d of x का यहाँ जो d of x लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है कि हम ये जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं, जिसे हम इस सिंबल के माध्यम से डिनोट करते हैं, ये जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो हम x वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा g of x सिर्फ एक ही वेरिएबल का फंक्शन है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हमारा फंक्शन कितने भी वेरिएबल्स का हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे ये dx डिनोट करना जरूरी है कि हम जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो किस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये हमें पता चल जाए। यानी कि हमने जो पिछले पेज में देखा कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x, तो हम इसको हम इंटीग्रेशन के रूप में इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन ऑफ x इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x, और जैसे d बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x, उसी तरीके से इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ x, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं कि cos ऑफ x इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इश्यूज है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो डेरिवेटिव का जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है या जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो होता है रेट ऑफ चेंज। यानी कि हम जब f ऑफ x का d बाई डी एक्स कैलकुलेट करते हैं तो एसेंशियली हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि f ऑफ x किस रेट से चेंज हो रहा है। उसी तरीके से g ऑफ x का जो इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होता है वो होता है समेशन, यानी कि एरिया अंडर द कर्व। इसका क्या मतलब होता है, आइए हम इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो सपोज हम कोई भी एक आर्बिट्ररी फंक्शन लें f ऑफ x, सिंप्लिसिटी के लिए हम उसे साइन ऑफ x लेते हैं, जिसका एग्जांपल हमने अभी भी देखा। तो साइन ऑफ x फंक्शन 0 से शुरू होता है, इंक्रीज होता है 1 तक, फिर 0 पे जाता है, फिर डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होके 0 पे आता है, फिर इसी तरीके से वो ऑसिलेट करता रहता है। इसी तरीके से फिर लेफ्ट हैंड साइड में भी वो डिक्रीज करके इंक्रीज करके फिर डिक्रीज करके इस तरीके से वो चेंज होता रहता है। और जो जीरो क्रॉसिंग्स हैं वो होती हैं 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन, वैसे ही माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। तो इसका हम अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो डेरिवेटिव होता है cos x, जैसा कि हमने अभी अभी देखा। सो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x इज इक्वल टू cos x। तो cos x जो होता है वो 0 पे 1 होता है और फिर डिक्रीज होके, जैसा कि इस पॉइंट पे जहाँ पे हमारा साइन ऑफ x मैक्सिमम है वहाँ पे वो 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा साइन ऑफ x है वो फ्लैट है, तो काइंड ऑफ कांस्टेंट है उस बहुत छोटे से रीजन में। तो उस पॉइंट पे हमारा cos x की वैल्यू विल बी 0। फिर जब हमारा ये पाई पे आता है तो ये हमारा मैक्सिमली नेगेटिव हो जाता है वापस से। फिर जब साइन ऑफ x फ्लैट होता है तो वापस से फिर वो रेट ऑफ चेंज उसका 0 हो जाता है, और इसी तरीके से हमारा cos ऑफ x चेंज होता रहता है। फिर वो मैक्सिमम पे गया, फिर डिक्रीज हुआ, फिर 0 पे आया एंड सो ऑन। लेफ्ट हैंड साइड में भी उसी तरीके से वो 0 पे आता है, फिर वो नेगेटिव पे जाता है, फिर 0 पे आता है और चेंज होता रहता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम साइन ऑफ x के डेरिवेटिव को हम एज अ रेट ऑफ चेंज इंटरप्रेट कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे हमारा जो साइन ऑफ x का रेट ऑफ चेंज है वो है मैक्सिमली पॉजिटिव, क्योंकि वो इंक्रीजिंग है, तो इसीलिए cos ऑफ x इज मैक्सिमम 1। यहाँ पे साइन ऑफ x ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया है, तो यहाँ पे साइन ऑफ x का जो लोकल रेट ऑफ चेंज है वो 0 है, उसी वजह से cos ऑफ x इस पॉइंट पे 0 है। यहाँ पे साइन ऑफ x डिक्रीज कर रहा है,
मैक्सिमली डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए उसका डेरिवेटिव यानी कि कॉस ऑफ एक्स मैक्सिमली नेगेटिव है, यानी कि यहाँ पे वो -1 है। फिर यहाँ पे साइन ऑफ एक्स फ्लैट हो गया है, तो इसीलिए उसका रेट ऑफ चेंज भी 0 हो गया है। यहाँ पे फिर साइन ऑफ एक्स का रेट ऑफ चेंज मैक्सिमल है और उसीलिए उसका जो डेरिवेटिव है कॉस एक्स, उसकी वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है। तो जो डेरिवेटिव है उसका जो इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन या फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो है रेट ऑफ चेंज। उसी तरीके से आप देखते हैं कि जो इंटीग्रेशन होता है उसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन या इंट्यूटिव इंटरप्रिटेशन क्या होता है। अब वापस से इसको समझने के लिए हम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि जैसे कि हमारे पास अगर कोई सिस्टम है जो कि टाइम के साथ में मूव कर रहा है, तो उस सिस्टम का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम मेजर कर सकते हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो सपोज हमने कोई भी एक सिस्टम लिया जिसका डिस्प्लेसमेंट है सम फंक्शन डी ऑफ टी और उसका डेरिवेटिव निकाल के हमारे पास उसका वेलोसिटी आ गया। तो हमारे पास अगर डिस्प्लेसमेंट फंक्शन है तो उसका हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बट सपोज हमारे पास अगर वेलोसिटी फंक्शन दिया हुआ है तो उससे हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। सपोज हमने वेलोसिटी फंक्शन को प्लॉट किया, सपोज वेलोसिटी इस सिस्टम का कुछ इस तरीके से है, तो जो इस सिस्टम का जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा डिस्प्लेसमेंट टेकन ओवर मेनी कॉन्जिक्यूटिव इंटरवल्स। सपोज हम यहाँ पे एक छोटा सा एक इंटरवल लेते हैं और हम पूछते हैं कि इस इंटरवल पे उस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट कितना है। सपोज ये पॉइंट है सम t1 और ये पॉइंट है t1 प्लस डेल्टा टी। तो अगर हमारा ये टाइम इंटरवल बड़ा है तो उससे प्रॉब्लम क्या है कि उस टाइम इंटरवल पे उस सिस्टम की वेलोसिटी चेंज होती रहेगी। लेकिन हम अगर इस टाइम इंटरवल को इतना छोटा लें कि उस टाइम इंटरवल पे उस सिस्टम की वेलोसिटी को हम ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं, तो उस टाइम इंटरवल पे जो उस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा वेलोसिटी इनटू टाइम, यानी कि the displacement of the system at t1 plus delta t minus the displacement at t1, this is equal to v at t1 into delta t। अब ये हमें पता ही है क्योंकि हमें पता है कि हम अगर दोनों साइड को डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे और लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 लेंगे तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी उस पॉइंट पे। तो उसकी जगह पे हमने डेल्टा टी को राइट हैंड साइड पे ले लिया है, जिससे हमें उस छोटे से इंटरवल पे सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है वो हमें पता चले। तो जैसा कि हमने देखा कि हम अगर दो टाइम पॉइंट्स लें जो कि बहुत पास पास प्लेस्ड हैं, तो उस छोटे से डेल्टा टी टाइम इंटरवल पे उस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं जस्ट बाई मल्टीप्लाइंग द वेलोसिटी with delta t if delta t is small enough। लेकिन हम अगर इस सिस्टम का डिस्प्लेसमेंट अगर एक बड़े टाइम इंटरवल पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, सपोज हम अगर दो पॉइंट्स लेते हैं t1 और दूसरा पॉइंट लेते हैं यहाँ पे t2 विच इज वेरी फार अवे, तो यहाँ पे हम ये सिंपल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम इंटरवल पे इस सिस्टम की वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो हम अगर वेलोसिटी को टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम कौन सी वेलोसिटी लें वो क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि हम इस t1 से t2 का जो टाइम इंटरवल है उसको हम बहुत सारे छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि t1 प्लस डेल्टा टी तो हमने लिया ही था, फिर t1 प्लस 2 डेल्टा टी, t1 प्लस 3 डेल्टा टी, t1 प्लस 4 डेल्टा टी एंड सो ऑन। ऐसा करते करते हम t2 तक जा सकते हैं, यानी कि हम t1 से t2 के टाइम इंटरवल को n स्मॉल टाइम इंटरवल्स में ब्रेक कर सकते हैं।
तो हम अगर उसको n टाइम इंटरवल्स में अगर ब्रेक करेंगे तो हमारे पास आएगा दैट d ऑफ t2 माइनस d एट t1 will be equal to the difference of displacements at each of these small time intervals, यानी कि d of t2 minus d of t2 minus delta t plus d of t2 minus delta t minus d of t2 minus 2 delta t and so on up to d of t1 plus delta t minus d of t1। तो हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है इसको हम एक साथ कैलकुलेट करने के बजाय हम इस तरीके के छोटे छोटे इंटरवल्स में उसको ब्रेक कर सकते हैं और ईच इंटरवल का जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है वो हम अब इस फॉर्मूला को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने डेल्टा टी को बहुत छोटा अज्यूम किया हुआ है। यानी कि हम इसे लिख सकते हैं v of t2 minus delta t into delta t plus v of t2 minus 2 delta t into delta t plus so on plus v of t1 into delta t। तो अब हमारे पास क्या आ गया कि क्योंकि हमने इस पूरे इंटरवल t1 से t2 को बहुत सारे छोटे छोटे इंटरवल्स में ब्रेक कर दिया है और डेल्टा t को हमने बहुत छोटा रखा है, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है उसे हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस के रूप में लिख के फाइनली ऐड करके हम उस आंसर को निकाल सकते हैं। अब ये क्या होगा, सो दिस इज इक्वल टू समेशन ऑफ v ऑफ ti into delta t where I is going from 1 to कैपिटल N, क्योंकि हमने इसे कैपिटल N इंटरवल्स में हमने इसे ब्रेक किया हुआ है। और अभी हम अगर डेल्टा t को बहुत छोटा अगर लेते हैं, टेंडिंग टू 0 अगर लेते हैं, यानी कि हमारा कैपिटल N अगर इन्फिनाइट अगर हो जाता है तो इन दैट लिमिट ये जो समेशन है बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। सो इन दिस लिमिट n going to infinity or delta t going to 0, this summation becomes integration of v of t with respect to dt going from t1 to t2। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेशन है दैट इज एसेंशियली नथिंग बट एरिया अंडर द कर्व। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो छोटा सा जो रीजन है t1 से t1 प्लस डेल्टा t का, वहां पे हमने v ऑफ t1 इंटू डेल्टा t कैलकुलेट किया, यानी कि हम इसे एक छोटा सा एक रेक्टेंगल मान सकते हैं जिसका जो एक साइड का लेंथ है वो है डेल्टा t और दूसरे साइड का लेंथ है v ऑफ t1। तो हम अगर एक रेक्टेंगल के दो साइड्स के लेंथ को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें उस रेक्टेंगल का एरिया मिल जाता है। वैसे ही ये जो क्वांटिटी है v ऑफ t2 माइनस डेल्टा t इंटू डेल्टा t, वो क्या होगा कि हम t2 के पास में एक छोटा सा हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो रिप्रेजेंट करता है v ऑफ t2 माइनस डेल्टा t इंटू डेल्टा t। तो हमने अब इतने सारे रेक्टेंगल्स के छोटे छोटे एरियाज को जब ऐड किया तो हमें इस पूरे रीजन का जो एरिया है इस कर्व के अंदर वो एरिया हमें मिल जाएगा और उसे हम इस इंटीग्रल के माध्यम से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यानी कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो डिफाइन करता है रेट ऑफ चेंज, कि ये गिवन फंक्शन एक पॉइंट पे किस रेट से चेंज हो रहा है, और जो इंटीग्रल है वो हमें बताता है कि उस कर्व के अंडर में कितना एरिया है फ्रॉम अ पॉइंट t1 टू t2। तो ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आपस में
कॉम्प्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट्स हैं। अब जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले मॉड्यूल में, जहाँ पे हमने लिमिट्स और कंटिन्यूटी के बारे में सीखा था, कि जो लिमिट्स का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे कई बार इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आ जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा था कि कुछ कुछ जो लिमिट्स के कॉन्सेप्ट हैं, जहाँ पे सपोज हम ले रहे हैं लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f ऑफ x बाई g ऑफ x, तो कई बार क्या होता है कि ये 0/0 के फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि f ऑफ a इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू g ऑफ a। तो इसे हम एल हॉस्पिटल्स रूल के द्वारा हम सॉल्व कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू a f प्राइम ऑफ x बाई g प्राइम ऑफ x। तो अब क्योंकि हम डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, तो अगले मॉड्यूल में हम इसका प्रूफ देखेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से डिराइव होता है। थैंक यू।